हिरनों जैसी आंखों वाली गजाला उस आदमी को कई दिनों से देख रही थी। वो इसके बंगले के करीब वाली पलिया पर बैठा इस आवारा कुतिया को पुरतशवीश नजरों से देखता रहता था, जो आज ही कल में बच्चे देने वाली थी। अजीब आदमी था। कभी कभी कुतिया से इस तरह बातें करने लगता था जैसे इससे जवाबात मिल रहे हों और वो इसे अपने फैसले सुना रहा हो। अंदाज इस शोहर का सा होता जो अपनी बीवी की कजबहसियों से तंग आ गया हो। बसा औकात बातें करते करते पेशानी पर हाथ मारता भी देखा जाता। खासा खुशशक्ल और जवानुल उम्र आदमी था। सूरत से पागल नहीं लगता था, अलबत्ता अव्वल दर्जे का बेवकूफ जरूर मालूम होता था। आंखों में बला की मासूमियत थी, इनमें वहशत ज़दगी का दूर दूर तक पता नहीं था। गजाला अपनी बेडरूम की खिड़की से इसे देखती रहती। सड़क की दूसरी जानिब ज़ेरे तामीर इमारात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था, लिहाजा चौकीदारों और मजदूरों के लिए एक छोटा सा बाजार कायम हो गया था, जिसकी दुकानें लकड़ी के केबनों या खजूर की चिटाई की झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी। इनमें चायखाने, बार्बर शॉप और कुछ प्रोविजन स्टोर भी थे, लेकिन ना तो वो कोई दुकानदार था और ना ज़ेरे तामीर बस्ती में काम करने वाला कोई मजदूर। फिर कौन था? फजूल बातों में सर खपाने के लिए इसके पास वक्त ही वक्त था, वरना गजाला की जगह कोई और लड़की होती तो इसे कोई अहमियत ना देती, क्योंकि इस शहर गद्दार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो राह चलते चलते ख्वामख्वाह बड़बड़ाते, हाथ मटकाते और आंखें चमकाते देखे जाते थे। वो एक दौलतमंद बाप की बेटी थी। बीए करने के बाद कानून की डिग्री भी ली थी। वकालत शुरू करने का इरादा रखती थी और अपने पैरी मैसन बन जाने के इम्कानात से मुत्तलिक हवाई किले बनाया करती थी। हवाई किले अमूमन बेडरूम ही में तामीर किए जाते हैं, लिहाजा वो थी और बिस्तर था। ज्यादातर वक्त बेडरूम में गुजारने की बिना पर ये नई दिलचस्पी हाथ आई थी, और आज तो पड़ोस की एक 10-11 साल की एक ऐसी लड़की भी मिल गई थी जो कभी कभी पलिया के पास खड़ी दिखाई देती और इस आदमी को हैरत और खौफ के मिले जुले एहसासात के साथ देखा करती थी। तारा, क्या वो दूसरों को पत्थर भी मारता है? गजाला ने इससे पूछा। मैंने तो कभी नहीं देखा आंटी, कुतिया के अलावा और किसी से बात नहीं करता, लड़की ने जवाब दिया। क्या बातें करता है? कुछ ना पूछिए, बड़ी हंसी आती है। वो हंस पड़ी। आखिर कहता क्या है? कहता है, बेगम, कितना कहता हूँ कि आजकल दौड़कर ना चला करो, मगर तुम मानती ही नहीं। क्या? गजाला की आंखें फैल गईं। हाँ आंटी, यकीन कीजिए, वो इस कुतिया से ऐसी ही बातें करता है जैसे लोग अपनी बीवियों से करते हैं, और कहता है इस बार कम से कम 5 बच्चे जरूर होंगे। अगर नर बच्चे हुए तो ये नाम रखूंगा, और अगर मादाएं हुई तो फला फला नाम। ओहो, नाम भी? गजाला हंसती हुई बोली। भला कोई नाम बताओ तो। नाम तो याद नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि नाम अंग्रेजों के से होते हैं। आखिर ये है कौन? क्या पढ़ा लिखा भी मालूम होता है? हाँ आंटी, कभी कभी इंग्लिश में भी बात करता है। बड़ी अजीब बात है, सूरत से तो पागल नहीं मालूम होता। वो सामने जो पकोड़े वाला है ना, इससे मछली के कतले खरीद खरीद कर कुतिया को खिलाता रहता है। रहता कहाँ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन सारा दिन पलिये पर ही बैठा रहता है। वो तो मैं भी देखती हूँ। और आंटी, मैंने तो कुछ लोगों को कहते सुना है कि वो सीआईडी वाला है। अरे नहीं, गजाला हंसकर बोली, इधर क्या रखा है कि सीआईडी वाले आएंगे, शरीफों की बस्ती है। फिर इसी दिन से इसने अपने खानसामों को कहते सुना, कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं। अबे जा, बस रहने दे, दूसरा मुलाजिम बोला। खोपड़ी से उतरा हुआ लगता है, साला कुतिया से फिल्मी डायलॉग बोलता रहता है। तू क्या जाने इन मामलात को। अगर ये लोग ऐसे ना हो तो दुनिया वाले इन्हें दिन रात घेरे रहें। अरे सुन, तीसरे ने कहा, मुझे तो खुफिया पुलिस वाला लगता है। फिर वो तीनों खामोश होकर कुछ सोचने लगे थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह तारा ने आकर बताया कि कुतिया ने बच्चे दिए हैं, पूरे 6 अदद हैं। लेकिन आंटी, वो अभी तक नहीं आया, तारा ने मायूसी से कहा। इधर सामने वाली बस्ती के बाजार में पकौड़े वाला बार्बर से पूछ रहा था, मुबीन भाई, ये मुर्गी का सूप कैसे बनता है? वो साले पपली वाले आर्डर दे गए हैं। मुर्गी का सूप? हजाम ने सर खुजाते हुए कहा। मुर्गी की बोटियां करके पतीली में डालो और गले तक पानी भर दो, नमक भी डालो और चढ़ा दो चूल्हे पर। जब आधा पानी रह जाए तो उतार लो, सूप तैयार हो गया। 25 रुपए दे गया है। यार, ये आखिर है क्या चीज? अल्लाह ही जाने। रोजाना 8-10 रुपए की मछली खिला देता है साली को। आता कहाँ से है पता नहीं। कहता है आसमान के नीचे जमीन पर रहता हूँ, सारी दुनिया मेरी है। मुर्गी का सूप पिलाएगा कुतिया को। कह रहा था
कि इस कुतिया का बाप बहुत बड़े अफसर का कुत्ता था। मुबीन हजाम ने जोरदार कहकहा लगाया और पकोड़े वाले से कहा, कुतिया के भी नखरे हो गए हैं, लेकिन वो पागल तो नहीं मालूम होता। मुबीन हजाम बोला, बिल्कुल भी नहीं भैया, वो तो बड़ी गहरी बातें करता है। कल कहने लगा कि ये जो अपने हजरत टीपू सुल्तान शहीद थे ना, इनसे अंग्रेज इतना जलते थे कि अपने कुत्तों के नाम टीपूज रखने लगे थे, और आज भी रखते हैं। मैं अपनी कुतिया के बच्चों के नाम एडवर्ड्स, जॉर्ज, विक्टोरिया और एलिजबेथ रखूंगा। वाह भाई वाह, तब तो पागल नहीं है, मगर आखिर है कौन? कहता है बस मैं एक दुखी आदमी हूँ। अरे तब तो इन सबों की अम्मा जान मुर्गी का सूप नहीं पियेंगे तो क्या मसूर की दाल खाएंगे? दोनों ने कहकहे लगाए। इधर शाम को गजाला ने देखा कि वो इसी पलिया पर बैठा कुछ बुड़बुड़ा रहा है। हाथ हिला हिलाकर कुतिया को पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। इसने सोचा क्यों न करीब से इसकी बातें सुनी जाएं। कुतिया ने बच्चे भी दे दिए थे। इन्हें देखने के बहाने वो पलिया के करीब रुक सकती थी। बस फिर वो अपने बेडरूम से निचली मंजिल पर आई थी और पलिया की तरफ चल पड़ी थी। अजनबी की पुश्त इसकी तरफ थी। इससे थोड़े ही फासले पर अकब में जा रुकी। किसी कदर तिरछी होकर बज़ाहिर कुतिया के बच्चों को देख रही थी, लेकिन कान अजनबी की तरफ लगे हुए थे, जो कुतिया से कह रहा था, देखो तो डार्लिंग, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? 3 की परवरिश तुम करो और 3 को मैं संभाल लूं। तुम्हारा ये एतराज दुरुस्त नहीं कि मैं भौंक नहीं सकता। दरअसल समझ का फेर है। हम भी भौंकते हैं और बहुत आला पैमाने पर भौंकते हैं। फलसफा भौंकते हैं, मंतक भौंकते हैं, सियासत भौंकते हैं, और तुम्हारी तरह एक दूसरे को काटते और भंभोड़ते भी हैं। ओफो, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? मेरे जेर तरबियत इनमें से कोई मास्टर डिग्री लेगा, किसी के हिस्से में डॉक्टरेट आएगी और कोई किसी शम्सुल उलमा का मुकाबिल होगा, और लोग कहेंगे वाह वाह, क्यों ना हो, आखिर किस कुतिया के बच्चे हैं। न जाने क्यों यक बयक गजाला को तैश आ गया। तेज लहजे में बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? अजनबी चौंक पड़ा था, लेकिन इसकी तरफ मुड़कर देखे बगैर कुतिया से बोला, तुमने सुना डार्लिंग, तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा भौंक लेती हैं। इस मामले में हम तुमसे 1 डिग्री आगे हैं, यानी ख्वामख्वाह दूसरों के मामलात पर टांग अड़ाकर भौंकना शुरू कर देते हैं। पत्थर उठाकर मारूंगी, सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। गजाला गुर्राई। और सुनो, वो कुतिया से बोला, तुम सिर्फ काटती और भंभोड़ती हो, और हम पत्थर से लेकर एटम बम तक की भी धमकी दे सकते हैं। बुलाऊं नौकरों को? जी नहीं। वो इस बार गजाला की तरफ मुड़कर बोला, इन्हें तकलीफ ना दीजिए, बल्कि मुझे वहीं ले चलिए जहां वो तशरीफ फरमा हो। गजाला गड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगी, फिर जल्दी से बोली, तुम पागल तो नहीं मालूम होते? क्या मुझे पागल मालूम होना चाहिए? मैं क्या जानूं? आपकी शान नजूल समझ में नहीं आई। बड़े बड़े अल्फाज बोलकर मुझे मरगूब करने की कोशिश ना करो। आखिर आपने किस कोशिश के सिलसिले में जहमत फरमाई है? गजाला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, फिर संभल कर बोली, मैं कुतिया के बच्चे देखने आई थी। आप बदअखलाक भी मालूम होती हैं। मिसेस ढम्प को कुतिया कह रही हैं। मिसेस ढम्प? इसने जहरीली सी हंसी के साथ दोहराया, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं मिस्टर नोबल ढम्प हूँ। मिस्टर भी? वो फिर हंस पड़ी। इतने में पकौड़े वाले की आवाज सुनाई दी, पपली साहब, ये मुर्गी का सूप तैयार हो गया। वो एक बड़ा सा मिट्टी का प्याला उठाए सड़क पार कर रहा था। बहुत खूब पपली साहब, गजाला मजाका उड़ाने के से अंदाज में बोली। उर्फियत है, ढम्प ने संजीदगी से कहा। पकौड़े वाला करीब पहुंच गया था और हैरत से गजाला को देखे जा रहा था। ढम्प ने हाथ हिलाकर कहा, खड़े क्यों हो? प्याला मेम साहब के आगे रख दो। जी? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। शायद वो समझा था कि मेम साहब से मुराद गजाला है। गजाला इसके इस अंदाज पर बुरी तरह झंपी थी, लेकिन ढम्प ने जल्दी से कुतिया की तरफ इशारा करके कहा, मेम साहब को नहीं पहचानते? वो अजीब सी हंसी के साथ प्याला लिए हुए खुश्क नाले में उतरा और इसे पलिया के नीचे रखकर वहां रुके बगैर सड़क पार कर गया। कुतिया ने छप्पड़ छप्पड़ सूप पीना शुरू कर दिया था। तो पपली साहब, तो आप सचमुच इसे मुर्गी का सूप पिलवा रहे हैं? गजाला ने हैरत से कहा। क्या करूं, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ करता ही है। अब आप बताइए, और जो कुछ खिलाया पिलाया जाता हो डिलीवरी के बाद। बको मत, कहकर वो तेजी से मुड़ी थी और अपने बंगले की तरफ चल पड़ी थी। अरे हाँ, ढम्प हाथ उठाकर जोर से बोला, आप सौंध के लड्डू ही बनवा दीजिए, लागत के पैसे मैं दे दूंगा। अरे बाप रे, शरबत बजूरी की बोतल तो रह ही गई। इरगिट मिक्सचर पिलवा दो बेटा। बाएं जानिब से बारी बरकम और गुंजीली आवाज आई। शायद उसी आवाज ने गजाला के बढ़ते हुए कदम भी रोक दिए थे। वो बुखलाए हुए अंदाज में मुड़ी, ढम्प के करीब
इलाके का दादा हमजू खड़ा नजर आया था। अब कुछ न कुछ होकर रहेगा, इसने हमजू को कहते सुना। अबे ये मिस साहब से क्या जग जग कर रहा था। नफरत की शदीद लहर गजाला की रगोपह में दौड़ गई। चढ़ी हुई गनीरी मुछों वाला वो देवजाद इसे जहर ही लगता था। इसकी जुबान से अपना नाम सुनकर इसके पैर कांपने लगे। खौफजदगी और नफरत के मिले जुले तासुरात ने तबीयत में इस्तरार पैदा कर दिया और वो कंपाउंड के फाटक की तरफ भाग खड़ी हुई। इधर हमजू ढम के सर पर सवार हो रहा था। कौन है तू? यहाँ तेरा क्या काम? मैं और मेरी वाइफ इस पलिया के नीचे रहते हैं, ढंप ने आजिजी से कहा। नहीं बेटा, सुना है बहुत माल टाल है तेरे पास, सुसरी को मुर्गी का सूप पिलवाता है। प्लीज जेंटलमैन, आप मेरी अहलिया की तौहीन कर रहे हैं। बेटा सच्ची बात, हमजू हाथ उठाकर बोला, वरना मार मार कर भुस भर दूंगा। तुम मुझसे सच्ची बात पूछने वाले कौन हो? चलते फिरते नजर आओ, ढंप ने सर झटक कर कहा। अच्छा बे, हमजू ने आंखें निकाली। उस्ताद उस्ताद, सड़क के दूसरी जानिब से एहतिजाजी अंदाज की आवाजें आईं और हमजू मुड़कर देखने लगा। पकौड़े वाला और मुबीन हजाम इसकी तरफ दौड़े आ रहे थे। अरे जाने दो उस्ताद, पपली साहब हैं। पकौड़े वाला करीब पहुंचकर हाँफता हुआ बोला। तू जानता है इसे? हमजू ने आंखें निकाली। हाँ उस्ताद, अपने पपली साहब हैं। कहाँ रहता है? पकौड़े वाला इस सवाल पर बगलें झांकने लगा। हमजा ने सवालिया नजरों से मुबीन हजाम की तरफ देखा और वो सिर्फ सर झटक कर रह गया। तेरी 10-12 रुपए की बेकरी हो जाती है इससे, इसलिए तरफदारी कर रहा है, हमजू ने पकोड़े वाले को घोंसा दिखाकर कहा। मत बोलो भाई, तुम मत बोलो, ढंप ने ढीले ढाले लहजे में पकोड़े वाले से कहा। चला जा बे साले यहाँ से। हमजू ढंप की तरफ मुड़कर धाड़ा। चले गए। ढंप ने तंजिया अंदाज में सर को जुम्बिश दी और इन दोनों से बोला, अब तुम जाओ, उस्ताद मेरी पिटाई करेंगे। अब ये क्यों शामत आई है, चला जा यहाँ से। हमजू फिर धाड़ा। सड़क पार वाली बस्ती के कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए थे, जिनमें से 3 अदद पट्टे भी थे उस्ताद के। उस्ताद ही की तरह इनके तेवर भी अच्छे नहीं थे। ढंप इनकी परवाह किए बगैर फिर कुतिया की तरफ मुतवज्जा हो गया और इसे चमकार कर बोला, तुम किसी किस्म की फिक्र ना करो डार्लिंग, ये लोग तुम्हें मुर्गी का सूप पीते नहीं देख सकते। हमजू बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गया। खुद बढ़ा था ढंप की तरफ, लेकिन इसका एक पट्टा आगे बढ़कर बोला, मैं ठीक किए देता हूँ उस्ताद। गजाला अब अपने बेडरूम की खिड़की के करीब खड़ी हाँप रही थी। इसने एक बदमाश को ढंप की तरफ बढ़ते हुए देखा। इसकी दानस में तो ढंप इससे बेखबर ही था, क्योंकि इसकी पुश्त सड़क की तरफ थी। लेकिन जैसे ही इसने इसकी गर्दन पर हाथ डाला था, खुद इसके ऊपर से उठता हुआ नाले में जा पड़ा था। बस फिर क्या था, हमजू के बकिया 2 घुरके भी इस पर झपट पड़े। गजाला इस्तिरारी तौर पर दौड़ती हुई इस कमरे में पहुंची थी जहां फोन रखा हुआ था। टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर जल्दी जल्दी हल्के के थाने के नंबर तलाश करने लगी। इधर हमजू के दोनों फट्टे ढंप पर टूट पड़े, लेकिन वो बड़ी सफाई से इनके दरमियान से निकलकर फिर इनकी तरफ पलटा और एक ही कनपट्टी पर भरपूर हाथ रसीद कर दिया और दूसरे को कमर पर लाद कर फेंका तो वो भी नाले में जा पड़ा। जिसकी कनपट्टी पर हाथ पड़ा था वो तो फिर उठ ही नहीं सका था। हमजू ने हैरत से पलकें चिपकाई और ढंप झुककर इसे आदाब बजा लाता हुआ बोला, अब तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी आ जाओ, मार डालूंगा साले। हमजा दहाड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। बारी बरकम तो था ही, तमाशाई समझे कि अब बेचारी पपली साहब की चटनी बन जाएगी। इधर वो जो नाले में जा गिरे थे, एक दूसरे पर गिरते पड़ते उठने की कोशिश कर रहे थे। हमजू ने ढंप के गिरेबान पर हाथ डालना चाहा था, लेकिन कामयाब ना हो सका, क्योंकि वो झुकाई देकर बाएं जानिब हट गया था। गजाला ने पुलिस स्टेशन को फोन करके फिर ख्वाबगाह की तरफ दौड़ लगाई और अब इसने जो कुछ देखा इस पर यकीन नहीं आ रहा था। अजीब तमाशा था। सड़क पर लोग दायरा बनाए खड़े थे और ढंप इन तीनों गुंडों को झुकाइयां दे रहा था। वो इसे पकड़ने के लिए इसी दायरे में नाचते फिर रहे थे और आलम यह था कि कभी इसकी लात हमजू के कमर पर पड़ती और कभी इसके किसी फट्टे के सर पर हाथ पड़ जाता था। लोग हंस रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे। अचानक हमजू ने चाकू निकाल लिया, लेकिन अभी उसे खोल भी नहीं पाया था कि ढंप ने किसी माहिर फ्री स्टाइल रेसलर के से अंदाज में उछलकर दोनों लाथें इसके सीने पर रसीद कर दी। वो किसी तनावर दरख्त की तरह ढेर हो गया था और इसके गिरने की आवाज दूर दूर तक सुनी गई थी। गजाला ने सख्ती से दांत बेंच लिए और इसके बाद तो हमजू के फट्टों की शामत ही आ गई थी। जितनी देर में हमजू दोबारा उठता, वो दोनों भी लंबे लंबे लेट गए। इसके बाद ढंप ने बिल्कुल टार्जन के से अंदाज का नारा लगाया और जेर तामीर बस्ती की तरफ दौड़ता चला गया। पुलिस तो इस वक्त पहुंची थी जब मैदान साफ हो गया था। गजाला के खानसामा ने पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी रुदात सुनाई थी। गुंडों का कहीं पता नहीं था। पुलिस को वो अपने ठिकानों पर भी नहीं मिल सके थे।
इंस्पेक्टर को नोबल ढंप या पपली साहब के सिलसिले में खासी तशवीश हो गई थी, क्योंकि इसने अपनी दानस्त में शहर का एक और ढका छुपा बदमाश दरियाफ्त कर लिया था। लेकिन जेर तामीर बस्ती का कोई फर्द भी इसे पपली साहब का पता ना बता सका। रात के खाने के मेज पर इस वाक़े का तस्करा छिड़ गया। खानसामा किसी माहिर दास्तानगोह के से अंदाज में पपली साहब की कहानी सुनाने लगा था। अरे बीबी, शायद आपने वो मंजर तो देखा ही नहीं जब उस्ताद इसकी लात खाकर चारों खाने चित गिरा था। ऐसी आवाज हुई थी कि मैं तो समझा नामुराद खोपड़ी ही चटक गई, और इसके तीनों फट्टे तो सचमुच खून में नहा गए थे। आधे घंटे तक होश नहीं आया था इन्हें, और फिर पपली साहब को पता नहीं आसमान खा गया या जमीन निगल गई। अगर फिर कभी दिखाई दे तो इसे मेरे पास जरूर लाना, गजाला के बाप ने कहा। अच्छा साहब, लेकिन जनाब आला, वो सूरत से एक बहुत बोला बाला और सीधा साधा आदमी लगता है। मैं देखूंगा कि वो कौन है और क्या चाहता है, और फलसफियों जैसी बातें करता है। गजाला बोली। तुम क्या जानो, मैं कुत्ते के बच्चे देखने गई थी, मुझसे उलझ पड़ा। तुम क्यों गई थी? बस यूं ही, बच्चे देखने। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वाह डैडी, अब मैं वकालत शुरू करूंगी। आप क्या समझते हैं कि मेरा साबका मस्जिद के मुल्लाओं से पड़ेगा? वकीलों और बदमाशों का तो चोली दामन का साथ है। फजूल मुबाहिस में पढ़ने से क्या फायदा? आप क्यों मिलना चाहते हैं इससे? मैं इसे करीब से देखना चाहता हूँ, जिसने इस बदमाश के छक्के छुड़ा दिए। अगर बरसरे रोजगार ना हुआ तो इसे मुलाजमत का ऑफर दूंगा। ओह, आप भला किसी बदमाश को क्यों मुलाजमत देना चाहते हैं? इसलिए कि मेरा साबका भी बदमाशों से पढ़ता रहता है। मेरे लिए बिल्कुल नई इतला है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मुझे अरसा से एक ऐसे आदमी की तलाश है जो नदाहिंदा कर्जदारों से वसूलियाबी कर सके। ये किसी शरीफ आदमी के बस का रोग तो नहीं। गजाला सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर रह गई। इसका बाप एक बहुत बड़ा ताजिर था। खाने से फारिग होकर वो अपने बेडरूम में पहुंची और गैर इरादी तौर पर खिड़की के करीब आ खड़ी हुई। पलिया पर सन्नाटा और तारीकी मुसल्लत थी, और कुतिया के बच्चे मुसलसल च्याव च्याव किए जा रहे थे। वो खिड़की के पास से हट आई और बिस्तर पर बैठकर ढंप के बारे में सोचने लगी। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो अहमक इस किस्म का आदमी साबित होगा। सोचते सोचते लेटी और ऊँघने लगी। फिर वो अचानक चौंक पड़ी थी। अनुदगी के आलम में ऐसा महसूस हुआ था जैसे करीब ही कहीं फायर हुआ हो। फिर इसने कुतिया की करबनाक सी चीखें सुनी थीं। दौड़कर खिड़की के करीब आई। कुतिया की आवाजें मुजमाइल सी होती जा रही थीं। सड़क पर कई आदमी खड़े दिखाई दिए। तारों की छांव में इनके धुंधले से हैवले साफ देखे जा सकते थे। नाले में कोई टार्च की रोशनी डाल रहा था। फिर वो सब करीब ही खड़ी हुई जीप में बैठे थे और जीप हरकत में आ गई थी। फायर की आवाज ही की बिना पर शायद आसपास के कुछ लोग घरों से निकल पड़े थे, और अब इनकी आवाजों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। कुतिया भी खामोश हो गई थी। जरा देर बाद पहले ही जैसा सन्नाटा तारी हो गया था। कुतिया के पिल्लों की छ्याव छ्याव भी थम गई थी। आखिर वो फायर कैसा था? वो लोग कौन थे जो नाले में कुछ देख रहे थे और फिर जीप में बैठकर वहां से चले गए थे? इसे पुलिस वाले याद आए, कहीं वो ना रहे हों। थोड़ी देर तक खड़ी सोचती रही थी और बिस्तर पर आ लेटी थी। फायर की आवाज, यकीनन वो फायर ही की आवाज थी। और कुतिया की करबनाक आवाजें, क्या वो फायर इस पर किया गया था? क्या इस गुंडे ने ढंप का गुस्सा बेचारी कुतिया पर उतार दिया? दूसरी सुबह इत्तला मिली थी कि कुतिया को सचमुच किसी ने गोली मार दी और इसके बच्चे गायब हैं। खानसामा ने नाश्ते की मेज पर खबर सुनाई थी। क्या ख्याल है, इसी गुंडे की हरकत हो सकती है? इसके बाप ने पूछा। खुदा जाने जनाब आला, लेकिन मैं इसे इतना अहमक नहीं समझता। तो फिर हो सकता है कि वही, क्या नाम था इसका, पपली साहब, वही हो सकता है खुद ही किसी चक्कर में रहा हो। कुतिया जीते जी तो बच्चे ना ले जाने देती। हाँ जनाब, मैंने भी यही सोचा था। नामुमकिन, गजाला बोली। वो भी इतना अहमक नहीं हो सकता। इसके बाप ने इसे घूर कर देखा और बोला, और तुमसे ये क्या हमाकत सरजद हुई थी? तुमने पुलिस को क्यों फोन किया था? हर शहरी की जिम्मेदारी है। मैंने अपना फर्ज अदा किया था। देखो गजाला, आदमी को हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? मैंने नुक्से अमन का खतरा महसूस किया और पुलिस को मुतला कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। पुलिस वाले हफ्तों आते जाते रहेंगे और पूछगछ होती रहेगी। मैं नहीं घबराती, आखिर मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। हर वक्त पुलिस वालों से भी साबका रहेगा। तुम कायल नहीं हो सकती। कायल हो जाने वाले वकालत कर ही नहीं सकते। ये लॉ की डिग्री शायद पूरे खानदान के लिए वबाल बन जाएगी। क्यों डैडी मुझे ख्वामख्वाह बददिल कर रहे हैं? ऐसा ही था तो मना कर देते। मैं उर्दू में एमए कर लेती, वो भी मुसीबत ही होती। बात बात पर शेर सुनाती। तो एमकॉम करना चाहिए था।
वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। इससे बेहतर और कुछ ना होता। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गई, सीधी बेडरूम में आई थी। खिड़की से बाहर नजर पड़ते ही ठिठक गई। वो दोनों हाथों से सर थामे पलिया पर अखड़ों बैठा नजर आया था। गजाला के दिल की धड़कन तेज हो गई। फौरन ख्याल आया, कहीं इसके बाप पुलिस को फोन ना कर दे। बाप ना सही, बाजार वालों में से भी कोई ऐसा कर सकता था, क्योंकि पुलिस वहां भी खासी देर तक पूछगछ करती रही थी। बाप की मौजूदगी में वो खुद इस तक नहीं पहुंच सकती थी। इसने बाजार की तरफ नजर दौड़ाई। लोग दूर ही से खड़े देख रहे थे। किसी ने भी सड़क पार करके इस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। वो सोचती रही और फिर बिलाखिर यही फैसला किया कि बाप को इसकी मौजूदगी की इत्ला दे देनी चाहिए। बकिया बातें बात की हैं। अगर इन्होंने पुलिस को इत्ला देने की कोशिश की तो वो इन्हें इससे बाज रखने की कोशिश करेगी। वो अभी नाश्ते की मेज ही पर था। गजाला ने इसे ढम की मौजूदगी की इत्ला दी। अजीब आदमी मालूम होता है, आज तो इसे इधर का रुख नहीं करना चाहिए था, इसने कहा। फिर खानसामा से बोला, इसे फौरन मेरे पास लाओ, मैं लान में आ रहा हूँ। खानसामा चला गया। क्या आप इसे पुलिस के हवाले कर देंगे? गजाला ने पूछा। मैं इसे मिलने के बाद सोचूंगा कि क्या करना चाहिए, बाप ने कहा और उठ गया। मैं भी चलूं? गजाला जल्दी से बोली। तुम? वो रुक कर इसे घूरता हुआ बोला। नहीं, तुम नहीं आओगी। वो दोनों हाथों से सर थामे पलिया पर अब भी इसी तरह अखड़ों बैठा हुआ था। चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे, जैसे सचमुच बेगम ही दागे मफारिकत दे गई हो। ओह जनाब, किसी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की और वो चौंक पड़ा। आज आपको इधर नहीं आना चाहिए था, खानसामा ने कहा। क्यों नहीं आना चाहिए था? पुलिस को आपकी तलाश है। पुलिस को शरीफ आदमियों ही की तलाश रहती है। उस कातिल का क्या होगा जिसने मुझ पर यह सितम ढाया है? बच्चे भी ले गया मरदूद। आपको हमारे साहब बुला रहे हैं। कौन साहब? जेलानी साहब, बहुत बड़े सेठ हैं। मुझे क्यों बुला रहे हैं? आपसे मिलना चाहते हैं। आपने कल जो बहादुरी दिखाई थी, इससे बहुत खुश हैं, लेकिन मुझ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अब उठ भी चलिए साहब। अगर बाजार वालों ने थाने इत्तला पहुंचा दी तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। बंगले में महफूज रहेंगे। महफूज नहीं रहना चाहता, क्योंकि महफूज रहने में भूखों मरना पड़ेगा। जेल में कम से कम रोटियां तो मिलेंगी। भाई, ये बातें फिर होती रहेंगी। जल्दी से उठ चलिए। वो कराहता हुआ पलिया से उतरा था और खानसामा के साथ चल पड़ा था। जेलानी सेठ से लान ही में मतभीड़ हो गई। वो इसे तनकीदी नजरों से देखता रहा था, फिर बोला, पुलिस तुम्हारी तलाश में है। ये इत्तला आपके आदमी पहले ही दे चुका है, ढंप ने कहा। पहले कभी जेल गए हो? जी नहीं, लेकिन अब जाना चाहता हूँ। कुतिया से इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? कुतिया ही के लिए पैदा किया गया हूँ। सीधी तरह बात करो, जेलानी तेवर बदल कर बोला। क्या टेढ़ नजर आई है इस बात में? नाश्ता कर चुके हो? जेलानी ने मौजू बदल दिया। जी नहीं, जेलानी ने खानसामा से कहा, बरामदे में नाश्ता लगा दो। इसके चले जाने के बाद ढम से पूछा था, यहाँ किस जगह रहते हो? जहां भी रहने को जगह मिल जाती है। क्या मतलब? सामान एक हजाम की दुकान में रखा हुआ है, यानी कोई घर बार नहीं है? है क्यों नहीं? यहाँ नहीं है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। यहाँ की कंपनी का इश्तिहार मुलाजमत के लिए देखा था, अर्जी रवाना की, इंटरव्यू में बुलाया और अनफिट कर दिया। बस अब धक्के खाता फिर रहा हूँ। वापस क्यों नहीं चले गए? अगर वो कुतिया ना मिल जाती तो जरूर चला जाता। क्या बात हुई? बस क्या बताऊं, हमाकत ही कह लीजिए, लेकिन मजबूरी है। वो मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर रह गया। जिलानी इसे जवाब तलब नजरों से देखता रहा और वो खंखार कर बोला, बचपन ही से हामला कुतियाएं मेरी कमजोरी रही हैं। अगर कहीं कोई नजर आ जाए तो इस वक्त तक इसकी सेवा करता रहता हूँ, जब तक वो फारिग नहीं हो जाती। लेकिन उस बेचारी को किसी ने मार डाला, और क्यों? बच्चे भी गायब हैं। तो तुम पागल नहीं हो? कमाल है, क्या आप मुझे अब तक पागल समझते रहे हैं? सबका यही ख्याल है। कुछ पढ़े लिखे भी हो, बीए सेकंड डिवीजन। नहीं, जेलानी के लहजे में हैरत थी। कागजात सामान के साथ हैं, कहिए तो दौड़ कर लेता आऊं। शनाख्ती कार्ड है? जी हाँ, वो तो हर वक्त साथ रहता है। ये देखिए। इसने कोट की अंदरूनी जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो इसे देखता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई बड़ाई का फन तुमने कहाँ से सीखा? अरे वो कुछ नहीं, डम शर्मा कर बोला। अगर कोई सर ही हो जाए तो हाथ की सफाई दिखानी पड़ती है, और इसमें भी माहिर ही मालूम होते हो। जी बस, करम है परवरदिगार का। लेकिन ये ढंप,
नोबल तो ठीक है, लेकिन ढंप मैंने आज तक नहीं सुना। आपने तो कट लंप भी ना सुना होगा। जिलानी सेठ ने सर को मनफी जुम्बिश दी। ननहाल वाले कंटलम्प हैं। दरअसल ये दोनों कबीले अफ्रीकन हैं। हमारे आबाव अजदाद अफ्रीका से ईरान आए थे, वहां आतिश परस्त हो गए और इनकी औलाद ने ईसाई होकर इधर का रुख किया। ईरानी खून की आमेजिश ने मुझे किसी कदर गुलफाम बना दिया है, वरना दादा जान तो कोयले की कानों के शहंशाह मालूम होते थे। खुश मिजाज भी हो, यहाँ की आबो हवा का असर है, वरना आबाव अजदाद तो ईरान में धुआं छोड़ते हुए चलते थे। इतने में नाश्ता भी आ गया। छोटी मेज ढंप के सामने लगा दी गई। ढंप बड़े तकल्लुफ से खाता पीता रहा। जेलानी सेठ इसे बगौर देखे जा रहा था। आखिर बोला, तुम्हारे बारे में सही अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तुम क्या चीज हो। नाचीज, ढंप ने बड़ी लजाजत से कहा। हाजिर जवाब भी हो और कामचोर भी नहीं हूँ। वो गुंडे जिनकी तुमने पिटाई की थी पुलिस को अपने ठिकानों पर भी नहीं मिले। सनसनी फैला रखी थी कमबख्तों ने सारे इलाके में। लोगों को मरगूब करके बड़ी बड़ी रकूमात ऐंठते थे। शायद अब शर्मिंदगी के मारे यहाँ किसी को मुंह ही ना दिखाएं। ढंप ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और चाय पीने लगा। लेकिन जेलानी ने कहा, पुलिस तुम्हारी तलाश में भी है। आज तक जेल जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये भी सही, इत्तेफाकन ये तजर्बा भी क्या बुरा रहेगा। कैरियर तबाह हो जाएगा। कोई कैरियर है ही नहीं, तबाह क्या हो जाएगा। फिर भी मुस्तकबिल, गरीबों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मुस्तकबिल तो आप सेठों के बच्चों का होता है। बहुत दिलजले मालूम होते हो। अरे बीए सेकंड डिवीजन अगर दखे खाता फिरे तो क्या खुश नजर आएगा जनाबे आला। किसने बुलाया था इंटरव्यू में? स्टेनलेस स्टील वालों ने। क्लर्क भर्ती कर रहे थे। अगर इससे भी अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा। दरअसल मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो भेड़ की शक्ल में भेड़िया हो, और मैं तुम में ये सिफत बदरजे अतम पा रहा हूँ। ढंप हाथ रोक कर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। चंद लम्हे बगौर देखता रहा, फिर बोला, आखिर आपको ऐसे आदमी की जरूरत क्यों है? क्या तुम ये समझते हो कि हमजू ने अपना गुस्सा इस कुतिया पर उतारा होगा? मेरा ख्याल है कि हमजू ऐसी हमाकत नहीं कर सकता। वो कई थे, एक जीप पर आए थे, कुतिया को मारकर बच्चे उठा ले गए। अगर गैर मुतल्लिक लोग थे तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? सेठ जिलानी कुछ ना बोला। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। ऐसा मालूम होता था जैसे जवाब के लिए अल्फाज ना मिल रहे हों। मैं तुम्हें पुलिस के उलझेड़े से बचा सकता हूँ। आखिर वो असल मौजू से हटता हुआ बोला, पुलिस? पुलिस क्या कर सकेगी अगर हमजू और इसके घुर के सामने ना आए? कुछ नहीं तो मुट्ठी ही गर्म करेगी। यहाँ क्या रखा है? एक सूटकेस और एक बिस्तर के अलावा। तो फिर वो तुम पर कोई इल्जाम लगाकर बंद कर देंगे। रोटियां तो खिलाएंगे। आखिर तुम इतने मायूस क्यों हो? आदमी हमेशा ही तो नाकाम नहीं रहता। देखिए जनाब, कहिए तो ये बकिया आधी प्याली चाय ना पीऊं? क्यों क्यों भाई? पहले ये बताइए कि आपको भेड़ नजर आने वाले भेड़िए की क्यों जरूरत है? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कोई बात समझे बगैर मैं कदम ही नहीं उठाता। अगर ऐसे ही अक्लमंद हो तो इस कुतिया के लिए इतना कुछ कैसे कर गुजरे? अपनी जेब हल्की की थी, किसी की काटी तो नहीं थी। फिर भी ये खब्त, मैं नहीं जानता कि ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया कि बचपन ही से ये आलम है। वालिदैन के हाथों बहुत पिट चुका हूँ इस सिलसिले में। अच्छी बात है, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगा। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे कोई गैर कानूनी या गैर इंसानी काम कराना चाहता हूँ तो ये गलत है। चाय का कप खाली करके इसने बुलंद आहंग ढकार ली थी और ऐसे मुंह चलाने लगा था जैसे खाए पिए हुए सारे जायके एक एक करके फिर एहसास की सतह पर उबर आए हों। हौनकों की मानिंद जलानी को देखे जा रहा था। अगर वो कुतिया इस पलिया के नीचे ना होती और तुमने यहाँ बैठकर इस पर दिलचस्पी ना ली होती और इसी इलाके में तुम्हारा झगड़ा इन गुंडों से ना हुआ होता तो वो कुतिया इस तरह कभी ना मारी जाती। ये पलिया इतनी अहम है? ढंप ने अहमकाना अंदाज में सवाल किया। ये पलिया इसलिए अहम है कि मेरी कयामगाह से मुल्हिक है। अरे तो ये क्यों नहीं कहते अहमियत आपकी है, ख्वामखा पलिया पलिया कुतिया कुतिया किए जा रहे हैं। यही समझ लो। किस्सा दरअसल ये है, अगर तुम इन खतरनाक गुंडों की इस तरह पिटाई ना करते तो कुतिया हरगिज ना मारी जाती। चलिए ये नहीं हुई, अब गुंडे अहम हो गए। इनसे भी ज्यादा अहम तुम खुद हो, जिलानी ने कहा। जनाबे आला, इजाजत हो तो अब मैं पागल ही हो जाऊं, क्योंकि अहमियत की ये उलट फेर मेरी समझ में नहीं आ रही। जिन्होंने कुतियों को मारा है
वो मुझे बावर कराना चाहते हैं कि इसी तरह वो तुम्हें भी मार डालेंगे। भला आपकी और मेरी क्या रिश्तेदारी कि वो आपको ये बावर कराना चाहते हैं? ओहो, यूं समझो कि वो तुम्हें मेरा आदमी समझते थे, महज इस बिना पर कि तुमने गुंडों की पिटाई कर डाली थी। गालिबन वो ये समझते हैं कि मैंने इन्हें मरगूब करने के लिए तुम्हारी खिदमत हासिल की हैं। अब कुछ कुछ समझ आ रही है बात, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो अभी तक आप पर काबू नहीं पा सके। वैसे मुख्तलिफ तरीकों से आपको धमकियां देते रहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त समझे हो तुम, जैलानी खुश होकर बोला। और अब आप सचमुच मुझे अपना आदमी बनाना चाहते हैं? यही बात है। ढम तवील सांस लेकर रह गया, फिर बोला, लेकिन मैं ऐसे किसी मामले में हाथ नहीं डाल सकता जो अलिफ से लेकर ये तक मेरी समझ में ना आ गया हो। फिलहाल जितना समझ में आ गया है इतना ही काफी है। जब तुम खुद को इसका अहल साबित कर दोगे तो पूरा मामला जहन नशीन करार दिया जाएगा और तुम्हारी मुलाजमत का ये दौर आजमाइशी होगा। खूब खूब, तो आप मुझे ट्रायल बेसिस पर रख रहे हैं, यही समझ लो। अब जरा मुझे मेरे फराइज से भी आगाह फरमाइए। इन लोगों की चीरा दस्तियों से मुझे महफूज रखना। क्या वो आपको कत्ल कर देना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल मुझ पर काबू पाना चाहते हैं। इसके बाद मेरे इंजाम का इन्हिसार खुद मेरे अपने रवैये पर होगा। ओफो, आप फिर डोर को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इनकी कोई बात मान ली तो वो आपको बख्श देंगे, वरना डजंग। ढंप ने डजंग के साथ अपनी गर्दन पर उंगली फेरी थी। जैलानी सेठ ने थूक निकलकर सर को अजबाती जुम्बिश दी। क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन इसका इल्म तो होगा ही कि इनकी पुश्त पर कौन है। जाहिर है, वरना मैं ये कैसे जानता कि वो क्या चाहते हैं। तब तो मैं आपको एक आसान तरीन तदबीर बताता हूँ। जरूर बताओ। पुलिस को आगाह कर दीजिए कि वो शख्स आपको कत्ल कर देना चाहता है। बड़ी अच्छी तदबीर बताई, जैलानी सेठ जहर खंत के साथ बोला। गोया मैं इतनी देर तक इसलिए झक मारता रहा कि तुम ये आसान तदबीर बताकर रुखसत हो जाओ। मैंने कहा शायद आपको ना सूझी हो। फिर बेवकूफी की बातें शुरू कर दी, हालांकि अभी अभी बुकरात के लहजे में बोल रहे थे। बुकरात को यूनानी में बुक्रेटस कहते हैं, जैसे सुकरात को सोक्रेटस कहते हैं। मैं नहीं जानता, जैलानी सेठ ने बेजारी से कहा। खैर खैर, तो मैं ये समझूं कि वो कोई ऐसा मामला है जिसे आप पुलिस के इल्म में नहीं ला सकते। जैलानी कुछ ना बोला। ढंप ने कहा, बस साबित हुआ कि कोई गैर कानूनी ही चक्कर है। कतई साबित नहीं होता। हो सकता है मैं किसी के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत फराहम किए बगैर पुलिस से राब्ता कायम ना करना चाहता हूँ। ये भी माकूल बात है, ढम सर हिलाकर बोला। दरअसल मैं यही इत्मीनान करना चाहता हूँ कि कानून से तो टकराव ना होगा। मुतमईन रहो, मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा। एक ऐसे शख्स से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ जिसके खिलाफ मुझे सबूत फराहम करने हैं। क्या तनख्वाह होगी? कम से कम अपनी डिमांड से आगाह करो। ढम खामोश होकर सोचने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, कयामो ताम आपके जिम्मे हो तो 350 रुपए में भी काम चल जाएगा। न तंबाकू नोशी करता हूँ और न शराब पीता हूँ। 350 रुपए चिंगम के लिए काफी होंगे। तुमने ये खबर भी अच्छी सुनाई है कि तुम शराब नहीं पीते। मेरी तरफ से 500 रुपए जेब खर्च, कयामो ताम मेरे जिम्मे। हरगिज नहीं, अगर 150 जायद मिले तो शराब भी पीने लगूंगा। अजीब आदमी हो, जैलानी सेठ हंस कर बोला। तो मैं आज से आपका बॉडीगार्ड हूँ। तुमने अपनी सही हैसियत मुअय्यन की है, तो उठा लाऊं अपना सामान बार्बर शॉप से? जरूर उठा लाओ, लेकिन मेरी गाड़ी में जाओगे। ड्राइविंग आती है? लाइसेंस भी है जनाबे आला, लेकिन यहाँ इसका इंदराज नहीं है। ये काम आप करा ही देंगे छुटकी बजाते, लेकिन आज तुम्हें ड्राइवर ले जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आप हल्के के थाने में रिपोर्ट जरूर कर दें कि मुझे बहैसियत बॉडीगार्ड रखा है। इस तरह मैं रिवॉल्वर रखने का मजाज भी हो जाऊंगा। कभी चलाया है रिवॉल्वर? जल्द ही आप मेरे निशानाबाजी के भी कायल हो जाएंगे। आखिर तुमने ये सब कुछ इतनी सी उम्र में कैसे हासिल कर लिया? पहली बार मैट्रिक में फेल होने के बाद सर्कस में भर्ती हो गया था। 2 साल तक ट्रेनिंग हासिल की है। 2 साल के बाद बाप को मालूम हो सका था कि मैं तो कमाऊपूत हो गया हूँ। बस फिर इतनी पिटाई हुई कि दोबारा मैट्रिक में दाखिला लेना पड़ा। अब जाओ और अपना सामान यहीं ले आओ। मेरी गाड़ी में देखकर हमजू और इसके घुरके तुमसे दोबारा उलझने का ख्याल तर्क कर देंगे। जी बहुत बेहतर।
اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔